तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैंड ओवर कोर्स। तो जो स्टूडेंट एमसीक्यू कोर्स नहीं लिए हैं उनको मैं बता दूं कि एमसीक्यू कोर्स आपके लिए मोस्ट रिकमेंडेड रहेगा। हमने लगभग 900 प्लस एमसीक्यू डिस्कशन कर लिए हैं। वहीं पे हम बात करें इकोनॉमिक्स के तो 200 प्लस क्वेश्चन हमने कर लिए हैं और ये सीरीज आगे बढ़ती जाएगी जब तक हमारा एग्जाम्स नहीं होता। और वहाँ पे आपके पास डाउनलोड करने का ऑप्शन भी है पीडीएफ का, तो आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज़ आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके भी वो आप अपनी पीडीएफ ले सकते हो, ठीक है? 25 दिसंबर के बाद आप कोई भी पीडीएफ के लिए मुझे मैसेज छोड़ देना, ठीक है? आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए, हम आगे बात करते हैं हमारे जो चैप्टर पढ़ रहे थे हम इंडेक्स नंबर। कल की क्लास में हमने इंडेक्स नंबर किया था, लास्ट क्लास में सॉरी, ठीक है? और आप लोगों को मैंने कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करवाए थे और मेरी कोशिश रहेगी कि आगे के और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आपको थोड़े बहुत करवा दूँ ताकि आपके एग्ज़ाम्स में आपको दिक्कत ना आए। क्योंकि अब जो पेपर है उसका पैटर्न थोड़ा-सा टिपिकल भी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि भी हर बार आसान आता है तो आसान ही आए ना, टिपिकल भी हो सकता है। और कहीं न कहीं एक आध पोर्शन तो टिपिकल बनाना ही पड़ेगा, इतना बड़ा कॉम्पिटिशन जो है, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डॉर्बिस और बाउले का कीमत सूचकांक सूत्र क्या होता है? अब डॉर्बिस और बाउले की बात करूँ मैं, तो आप लोगों को बार-बार बताया कि समांतर माध्य है। L प्लस P बटे 2 समांतर माध्य होगा किसका? लास्पे और पार्श्व का। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिक माध्य, समांतर माध्य, भारित माध्य दे रखा है। तीनों ही आपके लास्ट में दिया हुआ है, तो आप आराम से चुन सकते हो। ठीक है? तो ये बी आंसर हो जाएगा और ये आपके एग्ज़ाम्स में पूछा गया था संगणक परीक्षा, आपकी संगणक परीक्षा 2021 के अंदर, ठीक है? और मेरे हिसाब से ये आपको कोई डाउट नहीं होगा। चलिए, लास्पेर सूचकांक आधारित है। लास्पेर सूचकांक जो है वो किस पे आधारित है? देखिए, L प्लस P की बात करता हूँ मैं। स्टार्टिंग में L बोला, P बोला है ना? आपको बोला 10/00 होगा और 11 बटे आपका क्या होगा 01 होगा। ये मैंने आपको बार-बार बोला हुआ है। देखिए, P0 Q0 और क्या होगा? P0 Q0, ठीक है? यहाँ पे P1 है सॉरी। और इसका क्या है? P1 Q1 और P0 Q1। अब एक चीज़ आप देखोगे कि इसके अंदर दोनों टाइप में क्या ले रखा है Q0, यानी हमने क्या लिया है, मात्रा जो क्वांटिटी है वो उसका लिया है आधार वर्ष, किसमें? लास्पे में। तो आपका लास्पे सूचकांक किस पे होता है? आधार वर्ष की मात्राओं पे। अगर हम पास्चे की बात करें तो वहाँ पे Q1 दिखेगा आपका। Q1 क्या है? हम लेते हैं वर्तमान वर्ष की मात्राओं का, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है किस पे आधारित है। अब यहाँ पे देखिए पूछ लिया, पास्चे का सूचकांक किसका है? वर्तमान का, चालू वर्ष का। चालू वर्ष की मात्राओं पे, तो सिंपली आप कर दोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाऊँ, चलो। फीसर का आधार सूचकांक का भार क्या होता है? अब फीसर क्या होता है? L गुणा P का गुणोत्तर माध्य होता है। तो यहाँ पे हमने Q0 भी देखा और P0 भी सॉरी Q1 भी देखा। तो दोनों चालू व आधार वार्षिक मात्राओं का क्या होता है? दोनों का होता है, कंबाइंड होता है। ठीक है? तो ये आप ऑप्शन कर दोगे मेरे हिसाब से। ठीक है? तो ये दोनों पे आधारित होता है वैसे तो। चलिए, फीसर का आदर्श सूचकांक सूत्र के संबंध में कौन सा कारण सही नहीं है? यह सूत्र परिवर्तनशील भारों पर आधारित होता है। ये अभिनीति से स्वतंत्र होता है। यह समय उत्क्रमता और तत्व उत्क्रमता जांच में पूर्णतः सफल होता है। इसमें भारांकित करने के पश्चात समांतर माध्य का प्रयोग किया जाता है। ये डी ऑप्शन आपका गलत होगा। इसमें जो है अ, भारांकित करने के बाद नहीं, हम इसमें आधार वर्ष व चालू वर्ष की दोनों की मात्राओं को भारांकित करने के पश्चात क्या करते हैं? गुणोत्तर माध्य करते हैं, ना कि समांतर माध्य करते हैं। ये जो समांतर माध्य वाली बात है वो गलत है। बाकी एफआरटी और टीआरटी तो आपके पूरा करता ही है ये, है ना? जो आपका फैक्टर रिवर्सल टेस्ट है और टाइम रिवर्सल टेस्ट है, दोनों को पूरा करता है। और ये परिवर्तनशील भारों पर आधारित होता है, ये भी बात सही है। और ये अभिनीति से क्या है? स्वतंत्र है। ये भी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 31। कर्मचारी का मासिक वेतन 2010 में कितना है? 8,000 है। 2010 में उपभोक्ता सूचकांक कितना है? 160 है। 2019 में बढ़कर 200 हो गया। यानी हमारा जो सूचकांक है वो 160 से कितना हो गया? 200 हो गया। तो इस यदि उस कीमत में वृद्धि के लिए क्षतिपूर्ति दी जाए तो मासिक आय कितनी बढ़नी चाहिए? अब आप ये बोलोगे कि सर जब 160 था, ठीक है? तो आपकी जो मासिक वेतन है वो 8,000 था।
यानी अगर 1 होता तो हमारा प्राइस क्या होता 800 बटे 160। अब हमारा जो इंडेक्स है वो 200 हो गया है। ये आपका एक-एक नियम से आप मल्टीप्लाई करो 200, यहाँ से 4 से काटेंगे 40 से तो आपका 5 और 4, 4 से काटेंगे तो ये 20 और 200 200 इंटू 5 कितना हो जाएगा आपका? सॉरी 4 और 5 800 को हम 4 से काटेंगे 200 इंटू 5 ये कितना हो जाएगा? 10,000। ठीक है? कितना आ जाएगा? 10,000 क्योंकि यहाँ पे 8,000 है ना कि 800। 10,000 आ जाएगा। 10,000 में ये हमें वेतन मिलना चाहिए। कब? 2000 2019 में। ये हमें वेतन मिलना चाहिए। जबकि हमें मिल कितना रहा है? 8,000। तो हमारी भर्ती कितनी होनी चाहिए? 2000। डी आंसर आप इसमें सही करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े। चलिए। चक्रीय परीक्षण को संतुष्ट होता है जब चक्रीय जो परीक्षण है वो कब संतुष्ट होता है? जब हम क्या करें P01 और इंटू P12 और इंटू P20 इसका मल्टीप्लाई करें और 1 आए हमारी वैल्यू, तब हमारा क्या आएगा? आपका चक्रीय परीक्षण है वो संतुष्ट होगा। जैसे मान लीजिए 18, 19, 20 का दे रखा है और 2018 का हम आधार मानकर 2019 का P01 ज्ञात करें और 2019 को आधार मानकर 2020 का सूचकांक ज्ञात करें, यानी P12 ज्ञात करें और अंत में 2020 का आधार मानकर। कहने का मतलब आप समझ रहे हो कि जो मैं चीज़ बोल रहा हूँ आप समझ रहे। देखिए 2018 का मैंने माना, ठीक है? ये 2019 और 2000 ये क्या हो गया? 21। अब मान लो कि मैंने यहाँ पे आधार माना, ये क्या है? ठीक है? ये 2018 को मैंने आधार मानकर 2019 का निकाला, तो वो तो क्या होगा P01, ठीक है? 2019 को अगर मैंने आधार मानकर यहाँ पे 2020 का निकाला तो वो क्या होगा P12 और फिर हम यहाँ से वापस जो है 2021 का 2020 को जो है आधार मानकर वापस 2018 का निकालें तो वो क्या होगा P20। अब इनका जो मल्टीप्लाई करेंगे हम, इनका जो मल्टीप्लाई करेंगे वो 1 के बराबर आना चाहिए। बस यही आपका क्या हो जाएगा चक्रीय परीक्षण। सिंपल है, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तीनों सूचकांक का कौन सा संबंध सही है? अब देखिए, इसमें ये अन्वेषक भर्ती के अंदर आया हुआ है, इन्वेस्टिगेटर जो आपका 2019 में हुआ था ना, उसके उसके अंदर आया हुआ है, ठीक है? चलिए, इसकी अगर हम बात करें तो क्या मान होगा इसका? देखिए लास्ट पे का जो होता है वो बड़ा होता है फीसर से और फीसर से जो बड़ा होता है वो पासे का होता है। ये इक्वल हो सकते हैं लेकिन लेस देन नहीं होंगे, ठीक है? ध्यान रखेंगे। 2017 को आधार मानकर 2018 के लिए सूचकांक ज्ञात करना है। 2017 को आधार मानकर 2018 के सूचकांक। चलिए इसको भी हम ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे ये कितना है? 40 है, 150, 150, 150, 300। यानी अगर हम सिग्मा P0 की बात करें तो ये कितना है? आगे हम बात करें 60, 300, 360 है। तो सिग्मा P1 क्या है? 360, ठीक है? अगर हम इंडेक्स निकालेंगे तो क्या होगा? सिग्मा P1 बटे सिग्मा P0 इंटू क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, ठीक है? तो ये कितना है? 360 है बटे 300 है आपका और इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है? यहाँ से 0 से 0 3 से काटेंगे तो 12, 10, 10 से काटेंगे 10 तो क्या आ जाएगा? 120। यही आपका इंडेक्स हो जाएगा। ये आंसर आप लोग सही करोगे। आधार वर्ष के सूचकांक को हमेशा लिया जाता है। सो लेते हैं हम आधार वर्ष के सूचकांक को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। देखिए, रीति में प्रचलित वर्ष के सूचकांक ज्ञात करने से ठीक पिछला आधार वर्ष माना जाता है। देखिए, रीति में प्रचलित प्रचलित जो वर्ष होता है P1, ठीक है, के सूचकांक को ज्ञात करने से पहले जो पिछला जो ठीक वर्ष होता है उसको हम क्या मानते हैं? देखिए, चेन बेस है, आधार परिवर्तन है, इसमें से आपका क्या हो जाएगा? किसकी रीति में बात कर रहे हैं? रीति में, ठीक है। आपको रीति पूछी हुई है यहाँ पे, जिसमें हम पिछले वर्ष का जो है आधार वर्ष माना जाता है। सूचकांक ज्ञात करना है, उससे ठीक पिछले वर्ष का हम क्या मानते हैं? आधार वर्ष मानते हैं। तो वो कौन सी रीति है? वो चेन बेस इंडेक्स है। चेन बेस के अंदर हम क्या करते हैं? ठीक है। चेन बेस के अंदर हम ये करते हैं कि जो हमारा जो ज्ञात करना है हमें जिस वर्ष का, उससे ठीक पिछले वर्ष का, जैसे हम 2019 का निकाल रहे हो तो 2018 का जो होगा उसको हम क्या मानते हैं? बेस बेस मानते हैं, ठीक है? ये आपको ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, वर्तमान वर्ष की कीमत और आधार वर्ष की कीमत को अनुपात को क्या कहेंगे? क्या बोला हुआ है?
वर्तमान वर्ष की कीमत है और आधार वर्ष की कीमत है, उसको हम क्या कहेंगे? ये आपका हो जाएगा कीमत अनुपात। वर्तमान वर्ष की कीमत और जो आधार वर्ष की कीमत है उसको हम कहते हैं प्राइस रिलेटिव, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यदि आधार वर्ष की तुलना वर्तमान वर्ष में सभी वस्तुओं की 1.25 गुना बढ़ गई हो, तो वर्तमान वर्ष में कीमत सूचकांक क्या होगा? देखिए, आधार वर्ष की तुलना में 1.25 बढ़ गई, हम क्या कहेंगे? ये 100 था और बढ़ी कितनी है? ये बढ़ी हुई मात्रा है 1.25, यानी हमारा 100 तो 125 हो गया। 100 तो हमारा पहले था और 125 हमारा बढ़ गया। तो ये कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा। बी आंसर आप लोग इसमें सही करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधार वर्ष में किसी व्यक्ति की आय जो है वो कितनी है? 2000 रुपए है। ठीक है, और चालू वर्ष में इसकी कितनी है? 5000 रुपए। तो यदि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 325 हो, तो व्यक्ति को जीवन स्तर बनाए रखने के लिए कितना भत्ता और मिलना चाहिए? अब सिंपल सी बात है कि 2000 है जो बेस ईयर है, तो बेस ईयर का तो 100 होता है, ठीक है? इंटू हम करें तो इसमें फैक्टर कितना आ जाएगा? 20, यानी हमारी 325 जो है इंडेक्स नंबर, उसको 20 से मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना हो जाएगा? 650, यानी 6500। 6500 अब इसको जो है भत्ता मिलना चाहिए, जबकि मिल कितना रहा है? 2500, यानी 1500 क्या आपको और मिलना चाहिए? तो बी आंसर आप लोग सही करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राइस रिलेटिव क्या होता है? अभी हमने ऊपर बात करी थी प्राइस रिलेटिव, जो कि वर्तमान वर्ष की कीमत और जो है आधार वर्ष की कीमत को दर्शाता है प्राइस रिलेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए, निर्दिष्ट वर्ष के मूल्य और आधार वर्ष के मूल्य इंटू 100, यहाँ पे आप लोग सी आंसर सही करोगे। ठीक है, सिंपल है। P1 P0, ठीक है, इंटू 100, यही आपका क्या होता है? प्राइस रिलेटिव। वर्ष 2019 को आधार वर्ष मानते हुए दिए गए आंकड़ों से 500 का सूचकांक निकालिए। चलिए देख लेते हैं हम आंकड़े, फिर उसके बाद 500 का सूचकांक निकालेंगे। मुझे जहां तक याद है, आप लोगों को मैंने, ठीक है, दोनों ही फॉर्मूले बताए हुए। चलिए यहाँ से हम फॉर्मूले को देखते हैं। यहाँ से मैं एक्सटेंड कर देता हूँ इसको, ताकि जो है हम आगे के जो फॉर्मूले हैं और उनको सभी को ज्ञात कर सकें आसानी से। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं फॉर्मूले की बात करूं तो आप लोगों को बार बार बताया हुआ है एल एंड पी आपका 10, 11 और 00 और 01। ठीक है, सिंपल है। तो पहले हम क्या निकालेंगे? 10, ठीक है। तो 10 क्या होता है? P1 होता है और Q0 होता है। ठीक बात है, यहाँ से काट। 00 P0 और Q0 होता है। ठीक बात है। और फिर क्या? P1 Q1। ठीक बात है। फिर उसके बाद क्या? P0 और Q1। ये हो गया आपके चारों। यहाँ से हम सब कुछ निकाल लेंगे आराम से, कोई भी जल्दबाजी नहीं करेंगे। सभी का राइट आंसर हमें निकलना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? आपकी यहाँ पे मैं इंडिकेटर भी लगा देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी रहे। ये आपका क्या होता है? बेस ईयर है। ये P0 Q0 और ये P1 और Q1। ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले लेने वाले हैं P1। P1 ये है आपका P1। ठीक है, P1 को हमें Q0 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे ये तो आसान ही है, 6 है, ये 20 है और ये कितना आ गया आपका? 18। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब P0 Q0 निकालते हैं। P0 Q0, 4 तिये 12 और 5 के 20 और 6 आ गया। सिंपल। आगे हम देखते हैं हमारा क्या? P1 Q1, तो ये आपके 6 दूनी 12, 5 के 20 और 2 पंजे 10। ठीक है, P0 Q1 देखते हैं। P0 और Q1 ये लास्ट वाली संख्या है। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 और 2 पंजे 10 आ गया। सिंपल। अब इनका योग करना है हमें। क्या योग आएगा? देखिए, सिग्मा P1 Q0 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 18, 20, 38 और 6 कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। 12, 6 32 और 6 38 हो जाएगा। सिग्मा P0 Q0 कितना आया? 38 आ गया। और यहाँ पे 12, 20, 32 और 10 42। सिग्मा P1 Q1 कितना आया? 42 आया। जबकि P0 Q1 कितना आया? 38। P0 Q1 38। अब सिंपली हमें फॉर्मूला रखना है और आंसर अपने आप आएगा। देखो, सबसे पहले 10, 10 कहाँ पे है? ये रहा 44। देखिए कितना है? 44। 44 बटे दूसरा क्या आएगा? 38। इसी हिसाब से मैंने फॉर्मूले रखे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप देखोगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 115.78। सिंपल है। पहला वैल्यू हमने निकाला किसका? लास्ट पे का।
अब हम पासे का निकालते हैं। पासे का निकालना है तो उसी हिसाब से रखा हुआ है, 42 बटे क्या हो जाएगा 38 और इंटू 100। इसका थोड़ा सा कम आएगा, इसका थोड़ा सा क्या आएगा कम आएगा, क्योंकि 42 है ऊपर, नीचे 38 है, तो इसका क्या आ जाएगा 110.53। अब बताओ मुझे कि अगर फीसर का निकालना है तो क्या मैं 115.78 इंटू 110.53 कर दूं क्या? आप बोलोगे यस सर, क्योंकि हमारा L इंटू पी का ही गुणोत्तर माध्य होता है। ठीक है, यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, और अब आप कोई भी आंसर निकालना हो वो निकाल सकते हो। ठीक है, इंटू 100 भी करना है हमें, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंटू 100 करना है लास्ट में। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा 113.13, 113.13। ठीक है, तो ये आपका फीसर का है, ये आपका पासे का है, और ये आपका लास्ट पे का है। अब बताओ मुझे कोई दिक्कत है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूँ मैं। लास्ट पे का 90 है और फीस पासे का 40 है, तो 90 इंटू 40 फीसर का निकालना में। एफ बराबर क्या आ गया 3600, और 3600 में देखो ये आपका क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। सिंपल, भी आंसर कर लो। चलो, सूचकांक निर्माण हेतु कौन से माध्य विशेषतः उपयुक्त होते हैं? अगर सूचकांक निर्माण की बात करें तो उपयुक्त माना गया है गुणोत्तर माध्य का। ये फिशर में लगता है, इसलिए फिशर को भी उपयुक्त सब सर्वयुक्त आपका क्या माना गया है इंडेक्स नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी विधि समय उत्क्रमता परीक्षण को संतुष्ट नहीं करती? अगर हम टाइम रिवर्सल की बात करें तो ये आपकी जो है, आपकी दोनों ही विधियां संपूर्ण नहीं करती। ठीक है, आपकी फीसर की विधि तो दोनों को करती है। सामान्य मूल्य स्तर पर होने वाले परिवर्तनों के आधार पर मौद्रिक मजदूरी या आय से वास्तविक मजदूरी ज्ञात करने की रीति क्या कहा जाता है? उसको उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सूचकांकों की अपस्फीति। क्या कहते हैं? सूचकांकों की अपस्फीति। नेक्स्ट देखिए, चलिए, सूचकांक निम्नलिखित में से कथन उपभोक्ता और मूल्य सूचकांक के संबंध में सही नहीं है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई की बात कर रहा है, उसमें से हमें बताना है कि कौन सा आपका सही नहीं है। चलिए, इस सूचकांक की सहायता से आय नीति, न्यूनतम मजदूरी मूल्य नियंत्रण तथा राशनिंग जो है वो निर्धारण किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्या दे रखा है? बाजार के विश्लेषण में। नेक्स्ट क्या दे रखा है? मौद्रिक तथा वास्तविक आय के मापन में। और लास्ट क्या दे रखा है? इस सूचकांक को थोक मूल्य सूचकांक भी कहा जाता है। इसमें पूछा गया है कि सही नहीं है। देखिए, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को, देखिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को जीवन निर्वाह सूचकांक, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ना कि आपका वोल प्राइस इंडेक्स नाम से। तो डी आंसर इसमें गलत करोगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, किसी समंक समूह में बाहुल्य और लास्पे का, बाहुल्य का 125 है और लास्पे का 160 है, तो फीसर पासे था, फीसर का सूचकांक क्या होगा? बाहुल्य का दे रखा है हमें और लास्पे का दे रखा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले बाहुल्य का देख लिए। बाहुल्य का जो होता है डॉर्बिस एंड बाउले, देखिए डी एंड बी। डॉर्बिस एंड बाउले का जो होता है वो क्या होता है? एल प्लस पी बटे 2 होता है। अगर डॉर्बिस एंड बाउले का दे रखा है 125, ठीक है, और लास्पे का हमें 160 दे रखा है, ठीक है, प्लस पी आपका बटे 2। ये 2 जो है इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 हो जाएगा तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 250 बराबर कितना आपका 160 प्लस पी। अब पासे का निकालेंगे तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। पासे का कितना है? 90। अब दोनों का निकाल सकते हैं। 160 इंटू क्या हो जाएगा? 90 रूट में, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 16 निम्न 144 होता है, तो 120 आ जाएगा। 120 आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका 120 फीसर का 120 है और पासे का 90 है, तो ए ऑप्शन इसमें सही होगा। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी बड़ा क्वेश्चन नहीं है ऐसा कि आपको समझ में ना आए या नहीं कर पाओ आप। फॉरवर्ड स्प्लाइस्ड इंडेक्स नंबर का सूत्र क्या होगा? ये बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही समझदारी से करने वाला सूत्र है, इसमें आपको अच्छे से करना होगा। देखिए, सबसे पहले चालू वर्ष का नया सूचकांक आएगा, ठीक है, इंटू होगा नए आधार वर्ष का पुराना सूचकांक। ध्यान से सुन लीजिए, चालू वर्ष का नया सूचकांक, करंट ईयर का न्यू इंडेक्स नंबर, और न्यू बेस ईयर का ओल्ड इंडेक्स नंबर। ध्यान दीजिएगा इन बातों पे। ठीक है, ए ऑप्शन होगा इसमें। तो चालू ईयर जो है ना आपका, करंट ईयर
ठीक है? उसका कौन-सा इंडेक्स लगेगा? करंट ईयर का हमारा जो इंडेक्स लगेगा वो कौन-सा लगेगा? न्यू इंडेक्स, करंट ईयर न्यू इंडेक्स और इनटू क्या होगा? न्यू बेस ईयर और आपका क्या होगा? ओल्ड इंडेक्स नंबर, ठीक है? और बट्टे में आपका 100 आएगा। ये ध्यान रखोगे आप लोग, ठीक है? अगर आपको पुराना निकालना है तो चालू वर्ष का पुराना सूचकांक, ठीक है? चालू वर्ष का यही रहेगा करंट ईयर का। करंट ईयर का क्या रहेगा? पुराना सूचकांक ओल्ड। यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं? न्यू ले रहे हैं, ठीक है? करंट ईयर का ओल्ड इंडेक्स और बट्टे में क्या होगा आपका? नए आधार वर्ष का पुराना, नए आधार वर्ष, न्यू बेस ईयर का ओल्ड इंडेक्स। थोड़ी-सी कन्फ्यूजन वाली स्थिति है। ये आपका क्या होगा? अग्रगामी फॉरवर्ड स्प्लिट्ड है और वो आपका बैकवर्ड स्प्लाइस्ड होगा, ठीक है? दोनों चीज़ों में आप लोग ध्यान रखोगे। यहाँ पे भी हम देख लेते हैं, चालू वर्ष का पुराना सूचकांक और नए आधार वर्ष का आपका पुराना सूचकांक। ये वाला जो सूत्र है ना, ये बैकवर्ड का है। चलिए, फिशर का सूचकांक संतुष्ट नहीं करता। फिशर का जो सूचकांक है, वो किसको संतुष्ट नहीं करता? वो सर्कुलर टेस्ट को संतुष्ट नहीं करता। सी आंसर होगा। निम्नलिखित में से सूचकांकों में कौन सी सूचकांक ज्योमेट्रिक पर आधारित है? तो वो तो फिशर की है। सूचकांक तैयार करने के लिए भारित मूल्य अनुपात विधि में भार लिए जाते हैं। तो हम जो भार लेते हैं वो किसके आधार पर लेते हैं? वो लेते हैं हम आधार वर्ष की मात्रा का मूल्य। किसका लेते हैं? यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दे रखा, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए हम किसका भार लेते हैं? जो आधार वर्ष है की मात्रा, आधार वर्ष की जो मात्रा है ना, उनका मूल्य का अनुपात हम लेते हैं, ठीक है? भार के रूप में लेते हैं। तो ये हमने 51 क्वेश्चंस के हमने लास्ट क्लास में 25 कर रखे थे और अभी हमने 26 क्वेश्चंस और कर लिए हैं। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी और हम जल्दी जो है ना इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस भी आपको करवाएँगे, उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।